गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था नाउन के रेस्पेक्ट में था और नाउन को जैसे हमने बाइफरकेट किया है विजिबल, इनविजिबल, नाउन इक्विवेलेंट और यूनिट। तो हम लोग यूनिट पे बात कर रहे थे। कल की जो बातें थी हमने ये जान लिया कि नाउन का डेफिनेशन क्या है और मैंने आपको ये बताया था कि आप याद रखिए कि जो बचपन में नाउन बताया गया है उस तरह से आपके पेपर में नहीं आने वाला। इसका स्टैंडर्ड जो होगा थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड जो होगा थोड़ा सा टफ होगा। अब इसी में हम लोगों ने बात किया था कि जो नाउन होता है वो बचपन वाली कहानी नहीं है नाउन को लेके, ठीक है ना। इसका जो स्टैंडर्ड है थोड़ा सा बढ़ेगा, सवाल पूछने का तरीका बदलेगा, के लेवल बदलेंगे और वो किस तरीके से लेवल बदलेगा इसके बारे में हमने बात कर लिया है कि विजिबल चीजें और इनविजिबल चीजें भी, है ना। विजिबल और इनविजिबल चीजें भी दोनों नाउन के अंडर आती हैं। जो इनविजिबल होता है ये भी नाउन होता है। इनके अलावा मैंने आपसे कहा था नाउन इक्विवेलेंट, मतलब जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को क्या करते हो आप नाउन के जैसे इस्तेमाल कर देते हो। एंड देन यूनिट के बारे में बात हो रही थी और आज का जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या है, यूनिट ही है। और यूनिट किस तरीके से काम करता है, यूनिट के थोड़े बहुत डायमेंशंस हमने पढ़े हैं और थोड़े बहुत डायमेंशंस हमें और जानना है। अब जैसे क्या होता है कि नाउन, मैंने कहा कि नाउन का जो एस्पेक्ट है वो काफी बड़ा है। आपको जानना पड़ता है कि नाउन किस तरीके से, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है और ये किस तरीके से काम करेगा। जब तक आप ये जानोगे नहीं तब तक दिक्कत होगा। तो हमने यूनिट के ही कंटेक्स्ट में 4 रूल के बारे में देखा था कल की क्लास में। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो रूल है इसी से आगे, उसे हिंदी में कहा जाता है संख्या बताने का तरीका। संख्या बताने का तरीका, इस सेंटेंस के अंदर हम किस तरीके से संख्या बताते हैं ना, सेंटेंस के अंदर हम किस तरीके से संख्या बताते हैं। अब ये जो संख्या बताने का तरीका है ना, देखिए आम बोलचाल में भी और ऐसे भी जो आदमी संख्या बताता है उसके बताने के 2 तरीके होते हैं जनरली। कल हमने इसका एस्पेक्ट भी देख लिया था कि एक चीज ये होगा कि भैया हमने आपको एग्जैक्ट चीज के बारे में पूछ लिया, एग्जैक्ट ये क्या है, कैसे आप देने वाले हो, 500 रुपये दो, 5 लीटर पानी दो, 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो 2 दिन की छुट्टी भी डेफिनिट है, 5 गिलास पानी भी फिक्स है, डेफिनिट है, निश्चित है कि क्या सामने वाला बोल रहा है इसका पूरा पूरा मतलब निकल के आएगा। और 500 रुपये भी फिक्स है। अब इसी के बदले मैं ये कहता हूं कि मुझे कुछ रुपए चाहिए, अब पता नहीं कितना है, इनडेफिनिट है। उसी तरीके से मुझे थोड़े गिलास पानी चाहिए, अब पता नहीं कितने गिलास, आधा गिलास, 10 गिलास, 15 गिलास। या मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, वो कुछ दिन कितना हो सकता है। तो एक चीजें होंगी डिफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। तो इससे रिलेटेड भी क्या होता है कि हमें सवाल पूछता है और इसको हमें पढ़ना पड़ता है। तो संख्या बताने का जो तरीका होता है वो जनरली 2 हिस्सों में आपका बढ़ जाता है। पहला है इन द नेम ऑफ डेफिनिट एंड इन द नेम ऑफ इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, इन द नेम ऑफ डेफिनिट एंड इन द नेम ऑफ इनडेफिनिट। अब आपको समझ में आएगा ये जो डेफिनिट है, जब इसमें चीजें कंफर्म हो तो हम क्या कहेंगे, डेफिनिट कहेंगे। और जब चीजें कंफर्म ना हो, कंफर्मेशन ना हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट बोलेंगे। तो ये 2 तरीके होते हैं किसी भी संख्या को बताने का, ठीक है ना। अब
इस संख्या बताने में जो रूल्स होते हैं, उन रूल्स के बारे में हमें देखना है। पहला है, जो पहला रूल है, सेंटेंस में न्यूमेरल होगा, उसके बाद यूनिट होगा और उसके बाद नाउन लिखा होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, सेंटेंस में न्यूमेरल होगा और उसके बाद यूनिट होगा और उसके बाद आपको कुछ नहीं दिखेगा, मतलब नाउन वाउन कुछ नहीं दिखेगा। यही दो तरीका है। तो अगर आपको सेंटेंस में न्यूमेरल दिखता है और उसके बाद नाउन और बीच में आपको मिलता है क्या, यूनिट, तो हमेशा ये यूनिट को आपको सिंगुलर रखना है। बस ये रूल को आपको याद रखना है। ठीक, कि अगर न्यूमेरल के बाद यूनिट और नाउन के पहले यूनिट, तो ये जो यूनिट होगा इसको हम कैसे रखेंगे, सिंगुलर रखेंगे। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं और मैं कहूं 10 lakhs और रुपीज, रुपीज क्या है, नाउन है। ठीक, तो आप कहोगे कि सर इसमें एक गड़बड़ी है, आपने ये कहा था इस यूनिट को, लैख जो है, न्यूमरल जो है 10 होगा, 11 होगा, 13 होगा, ये जो लैख है इसको आपको सिंगुलर रखना है, तो इसे हम सिंगुलर रख देंगे। अब आप जब इसे ध्यान से देखोगे ना, तो रुपीज से पहले जो बातें हैं वो एडजेक्टिव के जैसे काम कर रही है। रुपीज की क्वालिटी कितनी है, हाँ, और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता है ना। तो ये बात आपको समझ में आया। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपको न्यूमरल और यूनिट इसके बाद कोई नाउन ना हो, तो इसका दो तरीके से दो तरीके से इसका मतलब निकलेगा। इसका जो मतलब है दो तरीके से निकलेगा यूनिट का। पहला जो यूनिट का मतलब निकलेगा, पहला यूनिट का जो मतलब निकलेगा वो निकलेगा कंप्लीट, और दूसरे का निकलेगा इनकम्प्लीट। अब कंप्लीट जिसका मीनिंग निकलेगा वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, अंदाजा लगाइए वो कौन कौन से वर्ड्स होंगे। हम्म, उसमें लिस्ट है डे, ईयर, मंथ, वीक, डॉलर और रुपी। अब इनके साथ एक बात आपको याद रखनी है, वो ये है कि इनको आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों रख सकते हो ना। नहीं नहीं, वो अलग अलग वाले में, जो इनकम्प्लीट है उसमें आएगा। ठीक है, तो आपको ये बात रखना है कि संख्या बताने का जो तरीका है, पहला डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। डेफिनिट के अंदर न्यूमरल, यूनिट और नाउन है, इस यूनिट को सिंगुलर रख लेना है। एग्जाम्पल आपने देख लिया, एग्जाम्पल क्या है, इस लैक्स को। ठीक, उसके अलावा अब दूसरे तरह का जो सेंटेंस होगा उसमें न्यूमरल और यूनिट होगा, कोई नाउन नहीं होगा। आप देखो, जब नाउन नहीं होगा तो इनकम्प्लीट मीनिंग निकालेगा, लेकिन अगर नाउन होगा तो कंप्लीट मीनिंग निकालेगा। और इसमें भी न्यूमरल और यूनिट वाले में भी दो तरह का मतलब निकलता है। अगर ये वर्ड आएंगे तो कंप्लीट मीनिंग निकलेगा, जैसे आई वांट 5 days, तो आप समझ जाओगे कि ये 5 दिन की मांग कर रहा है। या फिर आई वांट टू स्पेंड 6 years, तो आप समझ में आएगा कि ये 6 सालों की बात कर रहा है। इसका मीनिंग में कोई इशू नहीं होगा इन सारे वर्ड्स की वजह से। उधर ही, हाँ, यस या यस, मतलब इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक, अगर मैं कहूं आई वांट 1 day, आई वांट 5 days, समझ में आया। ओके। और इसमें वो जो कुछ वर्ड हैं जिनसे आप जिससे पूरा मीनिंग नहीं निकलता और इसका प्लूरल आप नहीं बना सकते। जैसे मैं कह रहा हूं आई वांट 500, तो तुम पूछोगे 500 क्या,
500 क्या चाहिए भाई आपको? तो ये वो तरीका है। लिखिए इसे। हाँ, स्कोर है। स्कोर 20 को बोला जाता है। स्कोर हो गया, फुट हो गया, इसी तरीके से डजन हो जाता है। डजन 12 को बोलते हैं और स्कोर 20 को बोलते हैं। 20-20 का स्कोर होता है ना, रिम 50 का होता है। अगर कहता है आई वांट 500 रुपीज, तो पहले वाले रूल में आ गया। लेकिन अगर कोई इन वर्ड से बोलता है और उसके बाद नाउन नहीं लगाता, आई वांट 6 days, आई वांट टू स्पेंड 1 month, 1 month, ही वांट्स $6, ही वांट 5 रुपीज। समझ में आ रहा है? तो इनसे कंप्लीट मीनिंग निकलेगा और इनसे इनकम्प्लीट। अगर कोई कहता है दे वांट 6,000, 6,000 क्या? पैसे, जूते, चप्पल, कपड़ा, क्या है? इससे क्या निकलेगा? मीनिंग जो होगा वेग होगा। अब इनडेफिनिट में लिखा होगा यूनिट ऑफ नाउन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक, ये तरीका होगा। किस तरीके से लिखा होगा? यूनिट ऑफ, कोई यूनिट होगा और इस यूनिट के बाद 6 ऑफ, उसके बाद कोई नाउन लिखा होगा और उसके बाद हमको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। इसका ये मतलब होगा कि यूनिट और ये नाउन जो है दोनों प्लूरल आपको रखना होगा। यूनिट भी आपको प्लूरल में रखना होगा और नाउन भी आपको प्लूरल में रखना होगा, तभी तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना? अब इसका एक एग्जांपल अभी हम देख लेंगे। और मान लीजिए कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा यूनिट आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा यूनिट आ जाए कि वह करोड़ों अरबों रुपया चाहते हैं, वह हजारों लाखों रुपया जान चाहते हैं। तो हजारों और लाखों मतलब 2 यूनिट है, या फिर वो सैकड़ों हजारों लाखों रुपया चाहते हैं। मतलब दो से ज्यादा जब यूनिट आ जाए, मतलब यूनिट बढ़ जाए, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं? उसमें एक तरीका है कि हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। उस यूनिट को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, मतलब कि इकाई से हम शुरू कर देंगे। मतलब हम स्मॉल से बिग की तरफ जाएंगे। ठीक, तो ये दो रूल। पहला रूल क्या है इंडेफिनिट में? कि कोई यूनिट होगा ऑफ नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में अगर एक से ज्यादा आपको दिख जाए तो लिखना है। मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, मैं सेम क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स के हैं इस टॉपिक पे, अभी लिख दूंगा। आप बताना कि क्या गलती है। और तीसरा है आर्बिट्ररी यूनिट, मनमाने ढंग का यूनिट जिसे बोलते हैं। उसमें ग्लास, जग, मग, हैंड, तो इस तरह के वर्ड दिखेंगे, ग्लास, जग, मग और हैंड। ठीक, बॉल, ओके। अब इनके साथ आपको क्या करना है? सेंटेंस में फुल लगाना होता है और एस जोड़ देना होता है। ग्लास फुल्स, जग फुल्स, मग फुल्स, हैंड फुल्स, बॉल फुल्स। नहीं, यूनिट देखो। अब मैं इसको समझाता हूं कुछ इस तरीके से कि मान लो कि तुम्हारे घर कोई मेहमान आता है और इस टाइम आता है कि दुकानें बंद हैं, लेकिन तुमको उसको क्या पिलाना है? चाय। तो बगल वाले लोगों के घर जाके आदमी जो बढ़िया, जो पड़ोसी होते हैं, उनसे क्या लेन देन कर लेता है, कोई भी चीज खाने पीने। तुम जाके दूध मांग लेते हो, एक गिलास दूध मांग लिए। ठीक, तुम्हारे घर का जो ग्लास है दूध का जो साइज है वो काफी बड़ा है। उन्होंने आधा लीटर इसमें दूध आया, तो चाय बनाया, थोड़ा बचा भी लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके घर मेहमान आ गए और को इंसिडेंटली तुम्हारे पास मतलब दूध है और उनके पास दूध नहीं है। अब वो आते हैं मांगने, कह रहे एक दिन, अब तुम नहीं हो, तुम्हारे सामने दूध का लेन देन हुआ था तो तुम नहीं हो।
और वो तुम्हारे छोटे भाई से बोलती हैं कि हमको क्या चाहिए, हमने एक दिन दूध लिया था, थोड़ा-सा मेरे यहाँ मेहमान आए हैं, आप दूध रिटर्न कर दो, चाय बना लें। तो तुम्हारा भाई कहता है ग्लास भर मिला था, कोई बात नहीं। अब तुम्हारा भाई जिस ग्लास में दूध पीता है, उस ग्लास में वो दूध लाके उनको दे रहा है। इस ग्लास की साइज़ देखो, इसके कंपैरिज़न में इस ग्लास को देखो, ठीक? दोनों है क्या? ग्लास ही, नो डाउट, ग्लास है, लेकिन उसकी साइज़ अलग-अलग है, तो इसी को बोलते हैं मनमाना यूनिट। अब 5 किलो यहाँ भी 5 किलो होगा, अमेरिका में भी, लंदन में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, तुम्हारे गाँव में भी, दिल्ली में भी। लेकिन जो ग्लास का साइज़ है वो डिफरेंट-डिफरेंट है। अब ग्लास में चाय मिलने लगे या दूध मिलने लगे, तो उस साइज़ की वजह से इश्यू होगा, इसीलिए मनमाना यूनिट इसे आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाना यूनिट। किसी के यहाँ ग्लास बड़ा, किसी के यहाँ छोटा, किसी के यहाँ जग बड़ा, किसी के यहाँ छोटा, तो इसे बोलते हैं मनमाना यूनिट। तो मनमाना यूनिट होगा तो फुल लगा के एस कर देंगे, है ना? हाँ, ये तरीका है। तो हमने डेफ़िनिट में 2 रूल देखे, इंडेफ़िनिट में 3 रूल हमने देखा और इसके बेसिस पे आई एम गोइंग टू राइट सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स, ओके? ये अलग-अलग पेपर्स के हैं। साथ-साथ लिखते चलिएगा मेरे ही।
वो रूल जो है, रूल को देखिए, वही रूल अप्लाई होगा इन 9 सवालों पे। सेम रूल्स। बहुत एहतियात से देखिए। मैं आपको 4-5 मिनट का वक्त देता हूं। आ गया? हम्म। चलो कोई ना, तुमने भी कर लिया। कर लो, फिर हम लोग मिलाएंगे। डन। ठीक है। हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सवाल ये है। मैं देखो इसका इस्तेमाल डिजिटल बोर्ड का पूरा करता हूँ। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करता, और टाइम दे के। तो आदमी भी। तो पूजा डोनेटेड 300 रुपीज। ये क्या है? थ्री क्या है? यूनिट है। और ये रुपीस क्या है? नाउन है। और इसके पहले आने वाला जो होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा, जैसा आप लोगों ने रूल देखा है। ठीक। अब ये 1000 यहाँ नहीं होगा, छोटी 100 और 6 फुट होगा। इन्होंने टिक मार दिया है ऋषभ भाई ने कि सही है। अरे फीट जो है ना, प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाएंगे। सिंगुलर होता है फुट। अब
शी वांटेड 6 days. पूजा विल सेंड 6 book. राधा हैज 600s. क्योंकि 100 वाला जो कॉलम था मैंने ये बोला है आपसे, हाँ इसमें यस या यस लगेगा ही नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद सी कैन जंप 10। ठीक। 100s, क्योंकि ऑफ के साथ वाला जो हिसाब किताब है वो कैसा है, इस ऑफ को हमको कैसा बनाना है, ऑफ की वजह से ये भी प्लूरल और इसके साथ भी प्लूरल, और आर लगेगा हेल्पिंग वर्ब। तो 100s of books आर रिटन ऑन दिस टॉपिक। और अगला है 2 bag full coin were spent, फुल्स हो जाएगा। हैंडफुल ऑफ टेररिस्ट हैज अटैक्ड, और इसको हैव कर लेंगे। ये टेररिस्ट देख नहीं रहे हो? हम्म। पॉइंट्स होता तो भी वर लगेगा। और 2 बैग फुल, 2 बैग की बात हो रही है ना, बीच में ऑफ नहीं लगा है, ऑफ के बाद अगर कुछ लगा होता ये डिसाइड करता। यहाँ यस लगा है तो इसीलिए हैव लग गया। यहाँ टू की वजह से यहाँ बीच में ऑफ नहीं, मतलब ये एक ही साथ है। 2 बैग की बात हो रही है तो दो जब होगा, क्वाइन की बात हो रही है 2 क्वाइन, बैग का 2 क्वाइन, तो इस पर का ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपने क्या किया है, सब कर लिया है, ठीक है। डन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, उलझन, बेचैनी? ठीक है, वेरी गुड। ये एक संख्या बताने वाला टॉपिक हो गया। 5 फ्रैक्शन का रूल, 4 फ्रैक्शन का रूल, एक ये हम लोगों ने जान लिया। ठीक। अब बारी किसकी है बड़े भाइयों? अब बारी है एक बहुत ही खूबसूरत और खूबसूरत लेकिन खतरनाक रूल की, और उस रूल को कहा जाता है AWDHSP। टॉपिक है AWDHSP, मतलब अवध से पहले। इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे है? अवध से पहले। इसको आपको ऐसे याद करना है, इस निमोनिक्स को। अभी याद भी हो गया होगा मुझे। अब इसमें ये जो ए है, ये ए क्या है? ए का मतलब हुआ अमाउंट। क्या होगा? अमाउंट। डब्ल्यू का क्या मतलब तब होना चाहिए? क्या हुआ मतलब? तो डी का क्या होगा? नहीं पगले, डिस्टेंस। बिल्कुल सही। अब एस से, और पी से। ये निमोनिक्स है आपका, ठीक है। इस निमोनिक्स के बेसिस पे सवाल आपसे पूछेगा। और ये जो निमोनिक्स आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा खतरनाक है। खतरनाक कैसे है कि ये सेंस पे काम करेगा। चाहे सेंटेंस में अमाउंट हो, वेट हो, डिस्टेंस हो, हाइट हो, स्पीड हो, या पीरियड ऑफ टाइम हो, ये काम करेगा किस पे? सेंस पे। या तो ये काम करेगा यूनाइटेड सेंस पे, और अगर यूनाइटेड सेंस पे काम करेगा एक साथ, तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। या फिर ये काम करेगा डिवाइडेड सेंस में। अगर ये डिवाइडेड सेंस में काम करेगा तो इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया? अब कुछ
हाँ, यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस क्या होता है, इसीलिए मैं अलग-अलग क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाता हूँ। क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चंस है, अभी आप समझ जाओगे, ये क्या है? लिखते रहिएगा साथ-साथ। हो गया? हुँ? पहला सेंटेंस है 2000 रुपीज़ इज़ आर इन माय पॉकेट। 2000 रुपया सिंगुलर है कि प्लूरल है? हाँ, प्लूरल है। लेकिन जब आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा ये बात हो रही है एक पैंट के पॉकेट की। तो जब एक ही पॉकेट की बात हो रही है तो इसका मतलब कि ये सेंस जो है 2000 रुपया है, किसी एक पॉकेट में एक साथ रख दिया गया है। मतलब यूनाइटेड सेंस में, और यूनाइटेड सेंस की होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा? इज। हाँ, नंबर 5वें पे आइए। 27 रुपीज, 27 रुपया इज आर इन हर पॉकेट्स। मतलब वो जो 27 रुपया, किसी में 2 रुपया, किसी में 5 रुपया, किसी में कुछ रुपया, तो ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। नंबर दूसरा, 10 माइल्स इज आर कवर्ड ऑन फुट एंड बाई बाइक। 10 माइल को कवर किया गया है कुछ चल के और कुछ बाइक से, मतलब डिवाइडेड सेंस में 10 माइल को। नंबर 3, 3 फुट इज हर हाइट।
3 फुट क्या है उसकी, तो इज का इस्तेमाल होगा। ठीक, क्योंकि हाइट तो कलेक्टिवली होगा ना, डिवाइडेड सेंस में थोड़ी हाइट को आप देख सकते हो। किसी की हाइट एक ही साथ तो 4 फुट 5 फुट या 3 फीट होती है फुट। अगला, 2 days इज आर गिवन टू हिम फॉर दिस प्रोजेक्ट। एक ही प्रोजेक्ट है, यूनाइटेड सेंस, तो क्या होगा, इज। 27 रुपीज वाला तो हमने कर लिया। तो ये है रूल अवध से पहले का, ठीक है ना। दिस रूल इज फॉर अवध से पहले। डन, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपरफ्लॉज एक्सप्रेशन। नाउन का अब आखिरी टॉपिक चल रहा है। आज हम लोग नाउन को क्या कर लेंगे, नाउन की जो टॉपिक होगी उसको हम लोग उड़ा मारेंगे। हम्म, बिल्कुल देंगे, क्या बात कर रहे हो। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहुंचा नहीं गया तुम लोगों के पास फाइल? नहीं है? हाँ हाँ, वही है, वही उसी में से प्रैक्टिस करना है, वहीं से प्रैक्टिस करना है। शुरू करें, आगे बढ़े। ओके, अगला है सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन का मतलब होता है, सुपरफ्लॉस का ही मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा शब्द। सुपरफ्लॉस का मतलब होता है मोर। बोलो। हम्म, अभी नहीं आई है, अभी प्रिंट होनी, पब्लिशर कोई बढ़िया नहीं मिला। हाँ, हालांकि वो कैब की बुक आपको मिल जाएगी उसमें, पीडीएफ ओ बुक के शकल में। वो कैब के केस में क्या है ना, कि वो कैब आपको डेली का टास्क मिलेगा, है ना। क्योंकि वो कैब ऐसा केस है कि वो कैब जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे आके, उसमें और खुद से करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो एक चित्र बना दिया होगा कोई, ऐसे नहीं याद होता है। यूसेज, बिना यूसेज के आप याद ही नहीं कर सकते वो कैब, नहीं तो भूल जाओगे। मान लो कोई एक वर्ड है और तुमको उसका मतलब पता है, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे सेंटेंस में, तो भूलेगा, 100% भूलेगा। लेकिन मैंने जो बुक तैयार करी है, जो मैंने किताब लिखी है, उस किताब में मैंने वर्ड, उसका डेफिनेशन, एंटानिम, सिनोनिम्स और उसका यूसेज, है ना, मैं कल आपको बुक दिखाऊंगा। सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड। जब आप जरूरत से ज्यादा शब्द बोलते हो तो उसे बोलते हैं सुपरफ्लॉस, या फिर इसे वर्बोज भी बोलते हैं। वर्बोज का मतलब होता है शब्द बहुल। तो जब शब्द आप ज्यादा लिख देते हो, उसी को बोला जाता है शब्द बहुल। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको अभी समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूं, व्हाट इज योर गुड
नेम, आपका शुभ नाम क्या है? आई ब्रिंग फ्री गिफ्ट फॉर हिम, सेम आइडेंटिकल, सेम आइडेंटिकल रफ एस्टिमेट, सडन एक्सप्लोजन। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जब आप इसे देखोगे तो समझ में आएगा कि पहला लिखा है व्हाट इज योर गुड नेम। हर आदमी का नाम जो होता है ना, गुड ही होता है, जरूरत से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब जो कोई गिफ्ट होता है ना, वो फ्री ही होता है। ये कहने की भी जरूरत नहीं कि मैंने आपके लिए फ्री गिफ्ट लाया हूँ, गिफ्ट का कौन पैसा लेता है। उसके बाद आइडेंटिकल या सेम, दोनों का मतलब होता है एक जैसा। तो आप आइडेंटिकल लिख रहे हो तो सेम मत लिखो, और सेम लिख रहे हो तो आइडेंटिकल मत लिखो। उसी तरीके से रफ और एस्टिमेट का मतलब होता है एक, हाँ नहीं, एस्टिमेट का मतलब कि जब आप, हाँ, हिसाब किताब जब निकाल लेते हो, हाँ, तो रफ लिख रहे हो तो एस्टिमेट मत लिखो, और एस्टिमेट लिख रहे हो तो रफ मत लिखो। सडन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन जो होता है सडन ही होता है ना, तो इसीलिए, ठीक। तो ये है, आपको समझ में आया कि सुपरफ्लॉस क्या होता है। हम्म। वो तो जब, इसीलिए वो कैप जरूरी होता है, बिना वो कैप की कहानी खत्म है। हाँ, बस इतना एग्जाम्पल काफी नहीं है समझने के लिए टॉपिक। नहीं यार, अभी तो भैया थोड़ा बहुत और है। तुम कितने खुश हो रहे हो? हाँ, ये नाउन खत्म। ठीक। कंपाउंड नाउन के बारे में मैंने आपको क्या बताया है? बिल्कुल आपने सही बताया कि सर कंपाउंड नाउन वो होगा जब हम वर्ड और वर्ड या फिर और वर्ड को जोड़ेंगे, ठीक है। ठीक। जब हम वर्ड वर्ड और वर्ड, बहुत सारे वर्ड को जोड़ेंगे, तो या तो वो नया वर्ड बना देगा, या फिर नई मीनिंग। अब ये पिछले वाले टॉपिक से ही रिलेट कर रहा है। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, सब ऐसे पढ़ते हैं, ये नहीं कि थोड़ा यहाँ से पढ़ा थोड़ा वहां से पढ़ा, मामला हो जाएगा गमगीन और खराब। हम बस ये पढ़ना चाह रहे हैं कि कंपाउंड नाउन का मतलब व्हेन वी ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। अब इससे सवाल किस तरह आपसे पूछेगा, ये तो आपने जान लिया कि सर ये कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ा जाए। अब नॉर्मल कोई वर्ड होता है, नॉर्मल कोई अगर वर्ड हुआ, तो अगर मुझे उसका बताना है, मान लीजिए कोई नाउन है, और नाउन का हमें बताना है नंबर। नंबर का मतलब सिंगुलर और प्लूरल। ये पेन जो अभी आपको दिख रहा है वो है सिंगुलर, जब मैं इसमें एस लगा दूंगा तो वो हो जाएगा प्लूरल।
मतलब एक वर्ड का प्लूरल बनाना बताना तो बड़ा आसान हुआ। एक वर्ड अगर होगा तो उसका प्लूरल बताना बड़ा आसान है। उसी तरीके से एक और तरीका है नाउन का केस। नाउन का केस। अब नाउन के केस में क्या है कि अगर मुझे ये बताना है पेन्स नीब, पेन की नीब, या फिर मुझे ये बताना है, हालांकि ये तो तरीका गलत है, ऑफ लगेगा, नीब ऑफ क्या होगा, नीब ऑफ पेन। मैं ऐसे आपको बता रहा हूं कि इसको बताने के लिए इसका क्या मतलब होता है। तो एक एस से हम बताते हैं क्या, प्लूरल, और एक एपोस्ट्रोफ एस से हम क्या बता देते हैं। तो ये एक वर्ड के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कंपाउंड नाउन में ये कैसे काम करेगा मैं वो बताना चाह रहा था। अब आपको ध्यान देना है ये, ठीक, पहला ये है कंपाउंड नाउन में कि अगर हम कंपाउंड नाउन में क्या हमको दिखाना होगा, प्लूरल दिखाना होगा, तो हम एस या ईएस को ऐड करेंगे मेन वर्ड में। कहाँ ऐड होगा ये, मेन वर्ड में, प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, मैं लिख देता हूं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, ठीक, मेन वर्ड में। और जब आपको वो बताना हो, हाँ पोजीशन बताना हो, तो मैंने ये लिख दिया, देखिए लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफ एस लगेगा पॉजेसिव केस के लिए, एस या एस ऐड करेंगे मेन वर्ड में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है ना, समझ में आया। ठीक है, लिखिए इसको। हम्म, ये हो चुका है। ठीक, ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। अब हमने एक चीज इसको इसलिए बताया है क्योंकि मुझे आगे एक और बात आपको बतानी थी। ये आप कहोगे सर कि क्या है, ये नाउन है, ठीक, कोई डाउट नहीं कि आप ये ना कहो कि ये नाउन नहीं है, ये क्या है, नाउन ही है। ठीक, अब मैंने आपको बताया था, आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि सर आपने सबसे पहले ये बताया था हमको कि नाउन क्या है। ठीक, उसके बाद नाउन का सर आपने बताया था टाइप्स। सर टाइप्स के बाद आपने हमें बताया था कैटेगरीज। कैटेगरीज के बाद हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों जेंडर के बारे में। जेंडर के बाद क्या पढ़ा था हमने, केस और पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन के बारे में क्या बात पढ़ा था, पर्सोनिफिकेशन के बाद हमने क्या पढ़ा था, यूनिट पढ़ा। नाउन इक्विवेलेंट को बताने के बाद फिर मैंने यूनिट बताया था। तो मैंने बताया था नाउन इक्विवेलेंट, फिर हम लोगों ने यूनिट पढ़ा था, और यूनिट खत्म हो गया है। अब हम लोग अलग अलग जो छोटे छोटे माइनर टॉपिक्स होते हैं, हमने ब्रॉडर टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। अब जो माइनर टॉपिक्स होते हैं हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक दो है, ठीक है, दो है।
जनरली एक दो नहीं, दो है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जो आपको समझना है वो ये है कि नाउन की कैटेगरीज कितनी होती है? दो कैटेगरी। कौन कौन सी? काउंटेबल का क्या मतलब होता है और अनकाउंटेबल का क्या मतलब होता है? क्या अनकाउंटेबल नाउन में एस या एस लगता है? वेरी गुड। अनकाउंटेबल नाउन। अब ये जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है ना, इस अनकाउंटेबल नाउन में कुछ इसके साथ कंडीशंस हैं, और कंडीशंस ये है कि जब आप अनकाउंटेबल नाउन के अंदर एस या फिर ई एस जोड़ दोगे, हालांकि ऐसा नहीं है कि जुड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे ये जुड़ा तो क्या होता है कि इसकी जो बेसिक मीनिंग होती है, बेसिक मीनिंग वो चेंज हो जाएगी। बेसिक मीनिंग आपकी बदल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा पेन। पेन का क्या मतलब होता है? दर्द। और जैसे ही दर्द को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर दर्द को गिना नहीं जाता है, दर्द को महसूस किया जाता है, अनकाउंटेबल। और जैसे ही आपने एस लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा दर्द, एस लगा दिया तो ये हो जाएगा संघर्ष, है ना। पेन्स का क्या मतलब हो जाएगा? संघर्ष। उसी तरीके से उड, उड का मतलब क्या होता है? लकड़ी, लकड़ी। लेकिन जैसे ही आपने उड्स कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? जंगल। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से एयर का मतलब क्या हुआ? हवा। और जैसे ही आपने एयर्स कर दिया तो ये हो जाएगा घमंड। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आपने रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। और जैसे ही आपने रिटर्न्स कर दिया तो ये इनकम टैक्स से रिलेटेड टर्म्स में आ जाएगा। हाँ। गोल्ड का मतलब होगा सोना, या फिर ये एक होता है मेटल। और इसी तरीके से अगर आपने गोल्ड्स कर दिया तो क्या हो जाएगा? मेडल। ठीक। तो ये है कुछ एग्जांपल्स आपके। हम्म। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने खत्म कर लिया क्या? यहाँ पे हमने नाउन के टॉपिक्स को खत्म कर लिया। लिखिए फिर कुछ बातें हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया? ठीक। तो हमारी कहानी यहाँ से चली है कि ठीक, कि है अपना नाउन चार हिस्सों में बढ़ता है, विजिबल, इनविजिबल, नाउन, इक्विवेलेंट और यूनिट। और यूनिट को ही हमें पढ़ना था। यूनिट में संख्या बताने का तरीका दो देख लिया है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। इसके ये रूल बेस्ड होता है, तो बिना रूल के आप काम कर ही नहीं सकते। रूल लेकिन याद हो गया, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बना लिया आपने तो बड़ा इजीली हो जाएगा। देन उसके बेसिस पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। एंड ये एक रूल अवध से पहले, जिसमें हमने जाना कि ये यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस में काम करता है। यूनाइटेड सेंस क्या है, डिवाइडेड सेंस क्या है, इसके बारे में हमने जाना है कि इसको किस तरीके से हमें देखना है। कभी कभी इंग्लिश ग्रामर ये होगा कि आपको उसके मीनिंग पे नहीं, आपको सेंस पे काम करना।
मीनिंग कुछ और नि हाँ, मीनिंग कुछ और निकालता है, पूरा सेंटेंस कैसे पता करोगे? पेपर में थोड़ी समझ में आएगा कि ये अवध से पहले वाले का है। वो पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो हम लोग इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना उसके काम ही आपका खराब हो जाएगा। 10 सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, कंपाउंड और नाउ ये मैंने आपको याद दिलाया कि हमने क्या पढ़ लिया। फिर लास्ट वाले ये नाउन, कि अनकाउंटेबल नाउन में जब एस या एस लगेगा तो बेसिक में होगा, बदल जाता है, और हमने यहाँ पे एग्जांपल्स देखे, है ना? आपको कोई डाउट नहीं? ये फाइल चाहिए आपको? ये वाला चाहिए? नाउन खत्म, अब नाउन की बारी। हम लगेंगे अपनी कहानी पे। तो उम्मीद है कि मैं आपको समझा सक पाता हूँ, ठीक? और ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझ जाओ मेरी बात को कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, क्योंकि अल्टीमेट ये है कि बिना समझे ना कहानी खत्म है। सवाल समझ में ही नहीं आएगा तो मामला हो जाएगा खराब। दैट इज़ व्हाई मैं कितना पढ़ा रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक सब बेकार है। हाँ, ठीक? मैंने ये अभी मेरे पास आ जाएगा, मैं सर को भेजूँगा, सर आपको दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।